Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बर्थ कंट्रोल के कुछ मेथड्स किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल मेथड पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। और ये कुछ पिल्स होते हैं जिनको ओरल रूट से लिया जाता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये पिल्स जो है वो कई तरह के होते हैं। ये पिल्स किस तरह से काम करते हैं, उनमें से कुछ हार्मोनल पिल्स होते हैं, उनमें से कुछ दूसरे केमिकल्स उन पिल्स के अंदर होते हैं। सबके बारे में हम करेंगे कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। जैसे हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में बताया था कि पिल्स 3 चीज को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, या फिर ओव्यूलेशन को रोकने के लिए, या फिर इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए। सबसे पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स का मतलब यह है कि ये हार्मोनल पिल है। पहली बात तो ये हार्मोनल पिल है और इसमें 2 हार्मोन को यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई कंबाइंड। वो हार्मोन क्या क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, है ना। इन पिल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड कंबाइंड पिल्स। ये सब ब्रांड नेम, माला डी, माला एन। जैसे अभी हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में बताया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कॉन्डोम निरोध के नाम से जो मिलता है, इट इज गिवन फ्री इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसी तरह से फीमेल्स को ये जो कंबाइंड पिल्स हैं माला डी, माला एन, इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है टू चेक द पॉपुलेशन। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन पिल्स है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, तो कैसा पिल हुआ? स्टेरॉइडल पिल। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड। तो ये स्टेरॉइडल पिल्स। अब इसमें क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ 21 पिल्स लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 21 पिल्स। ये जो आप देख रहे हो व्हाइट वाले, ये जो व्हाइट वाले देख रहे हो ये हार्मोनल पिल्स है ना। इनमें हार्मोन्स होता है। और ये जो बाकी के जो पिल्स हैं ये नॉन हार्मोनल पिल्स होते हैं। नॉन हार्मोनल पिल्स, इसमें कुछ दूसरा केमिकल हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हार्मोन्स नहीं होते। ठीक है। इट इज जस्ट फॉर मेकिंग हैबिट, कि एक हैबिट बनी रहे पिल्स लेने की, इसके लिए इनको यहाँ पे रखा जाता है कि 28 डे। वैसे ये पिल्स जो है वो 21 डेज के लिए होते हैं। बाकी के जो पिल्स हैं नॉन हार्मोनल पिल्स, वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। ये पिल कैसे काम करता है इसको इस तरह से आप समझिए कि मान लो कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज है। इसको हमने 1 मार्क कर दिया, इसको हमने 28 मार्क कर दिया। इसके बीच में कौन सा डे होता है? इसके बीच में डे होता है ओव्यूलेशन का। ठीक है। अब ये जो शुरू के 5 डेज, शुरू के जो 5 डेज हैं, इन 5 डेज में हार्मोनल पिल्स नहीं लिए जाते। हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की थी तो उसमें आपको बताया था कि शुरू का जो 5 दिन, जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, दैट इज डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो ब्लीडिंग का फेज है, ब्लीडिंग का फेज कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है। तो इन शुरू के 5 दिनों में उन पिल्स को यूज नहीं करते, हार्मोनल पिल्स को यूज नहीं करते, नॉन हार्मोनल पिल्स को यूज करते, जस्ट फॉर मेकिंग हैबिट कि हर दिन एक पिल लेने की आदत बनी रहे। ठीक।
अब पिल लेना कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? 5th डे से स्टार्ट किया जाता है। 6th डे आप कर लो, 5th डे तक तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फेज हो गया। 6th डे से पिल लेना स्टार्ट किया जाता है और 6th डे को जो हम पहला पिल लेंगे वो हार्मोनल पिल, ठीक है। तो नेक्स्ट 21 डेज तक कौन से पिल्स ले जाते हैं? हार्मोनल पिल्स। 5 दिन नॉन हार्मोनल, उसके बाद 21 डेज तक हार्मोनल पिल्स, और जो लास्ट के 2 दिन बचे उसमें भी कौन सा पिल? नॉन हार्मोनल पिल्स, ठीक है। तो इस तरह 28 का इस तरह से कैलकुलेशन। ये पिल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ध्यान से समझना ये बात। ये पिल्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि ये जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है, यहां से लेके यहां तक जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है, इसमें पिल्स के अंदर जो हार्मोन्स का अमाउंट है, पिल्स के अंदर जो हार्मोन्स का अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ग्रेजुअली बढ़ रहा है हार्मोन का अमाउंट, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के जो हार्मोनल पिल्स होते हैं उनमें हार्मोन का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। ये आके 26 डे तक ये पिल, ये 26 डे तक होगा। 27, 28 को जो पिल होगा उसमें नॉन हार्मोनल जो 2 बचेगा, नॉन हार्मोनल पिल्स ले जाते हैं। अब इस तरह से पिल्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन जो हार्मोन का होता है, इसका क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? फिर से आपको एक रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पर जाना पड़ेगा। अब ध्यान करिए, रिकॉल करिए उन बातों को। हमने क्या बोला था कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये 2 हार्मोन यदि साथ साथ हों तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को कैसा फीडबैक देता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। और नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन क्या होता है? रुक जाता है। और ये दोनों ना प्रोड्यूस हो, एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस ना हो तो ओव्यूलेशन होएगा? ओव्यूलेशन के लिए ये दोनों हार्मोन जरूरी है। लेकिन नेचुरली बॉडी में ये 2 हार्मोन्स कब प्रेजेंट होते हैं? फीमेल की बॉडी दोनों हार्मोन साथ साथ कब प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में होते हैं, क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कॉर्पस लूटियम बनता है एंड कॉर्पस लूटियम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन साथ साथ है तो नेगेटिव फीडबैक देगा, और नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन क्या होगा? रुक जाएगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा। लेकिन उसी चीज को जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, इन पिल्स को बनाने में उसी चीज को ध्यान में रखा जाता है। अब जो नेचुरली अकरिंग साइकिल है उसमें प्री ओव्यूलेटरी फेज जो है, ओव्यूलेशन के पहले प्री ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन साथ साथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कॉर्पस लूटियम तो होता ही नहीं। लेकिन नेचुरली अकरिंग साइकिल में यहां पर सिर्फ एस्ट्रोजन होता है। तो सोर्स क्या है? सोर्स है ग्रेनुलोसा सेल। लेकिन वही चीज आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यदि हम प्री ओव्यूलेटरी फेज में बढ़ा दें, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन प्री ओव्यूलेटरी फेज में बढ़ा दें, तो ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी को कैसा फीडबैक दे देगा? नेगेटिव फीडबैक दे देगा। और नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन क्या होगा? रुक जाएगा। एफएसएच और एलएच आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? FSH and LH are required for ovulation. तो इनके एब्सेंस में ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसलिए देखो क्या लिखा है कि प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन बाय प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। हमने आर्टिफिशियली फर्स्ट हाफ में ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन
बढ़ा दिया बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फिर आप ये सोच सकते हो कि जब ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं तो फिर बाद में पिल्स लेने की क्या जरूरत? बाद में पिल्स लेने की जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि इन पिल्स के जरिए जो साइकिल का ड्यूरेशन है 28 डेज, उनको मेंटेन किया जाता है। यदि देखो कि यदि यहाँ पर पिल लेना बंद कर दिया जाता तो बॉडी में तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिंथेसाइज हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा, और कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा तो हार्मोन का लेवल अचानक क्या होगा? डिक्लाइन हो जाए। कॉर्पस लूटियम नहीं बना तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आएगा कहाँ बॉडी में? तो ऐसा होता है, इसलिए बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। देखो आप, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, लेकिन रखते हैं हार्मोन, इसलिए रखते हैं कि एंडोमेट्रियम की शेडिंग पहले ही नहीं हो जाए 28, क्योंकि एंडोमेट्रियम की शेडिंग को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? प्रोजेस्टेरोन चाहिए, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन चाहिए। तो इनके लेवल को मेंटेन किया जाता है, धीरे धीरे करके इसको कम करते हैं। अब लास्ट के जो 2 पिल हैं उसमें हार्मोनल पिल नहीं है, नॉन हार्मोनल पिल है। तो उनको क्या करते हैं कि जब बॉडी में नॉन हार्मोनल पिल्स आएगा और बॉडी वो हार्मोन सिंथेसाइज कर नहीं रहा, तो अचानक बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे ही लेवल कम होगा वैसे एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी? फिर से शुरू हो जाएगी। तो पिल्स लेने पर, ये जो कंबाइंड पिल्स हैं, इनको लेने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप नहीं होता। इन पिल्स को लेने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप नहीं होता। सिर्फ कौन सा इवेंट नहीं होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह से कंबाइंड पिल्स इस तरह से काम करते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमने क्या किया? पहले कंबाइंड पिल्स किया। एक दूसरा पिल्स है, एक दूसरा पिल है पीओपी, पॉप, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। इसे पीछे वाला कंबाइंड पिल था। कंबाइंड क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें एक कॉम्बिनेशन हार्मोन का यूज करते थे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यूज करते थे। यहाँ पर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन यूज करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। और उसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें ये जो पिल्स होते हैं फॉर ऑल 28 डेज, और 28 डेज के जो पिल्स होते हैं उसमें सब में हार्मोन ही यूज किया जाता है। दो लास्ट के जो वीक हैं उसमें हार्मोन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसको डिफरेंट कलर से दिखा है। एंड इट यूजेस ओनली प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या खास बात? स्टेरॉयडल, ये क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है तो स्टेरॉयडल तो ये भी होगा कि 28 पिल्स होते हैं, सब में हार्मोन्स ही होता है, तो लास्ट की वीक के जो पिल्स होते हैं उसमें हार्मोन का लेवल कम होता है। ठीक है, एंड इट इज टेकन इन ऑल 28 डेज ऑफ द साइकिल। ठीक है, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन बाय प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। बिल्कुल उसी तरह से इफेक्ट, खाली प्रोजेस्टेरोन हो, इसे भी हमने बताया था कि ये दोनों ही बात ध्यान रखनी चाहिए। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, ये पिट्यूटरी को कैसा फीडबैक देता है? नेगेटिव फीडबैक देता है। अकेला प्रोजेस्टेरोन ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है। तो अकेला प्रोजेस्टेरोन भी यदि प्रेजेंट होगा तो पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा, और नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच और एलएच दोनों का प्रोडक्शन रुक जाएगा, और एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस ना हो तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये हार्मोन भी कैसे काम करता है? ये हार्मोन भी काम करता है बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ये भी ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अच्छा, एक और तरीके से ये काम कर सकता है
एक और तरीके से काम कर सकता है कि इट ऑल्सो कॉजेज थिकनिंग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स. It also causes thickening of mucus in the cervix to stop sperm reaching the egg. इसे स्पर्म की जो एंट्री होती है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जिस स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होते हैं कहाँ पर, वेजाइनल रीजन. वेजाइनल रीजन से वो किस में जाता है, सर्विक्स के रीजन में जाता है. तो सर्विक्स के रीजन में म्यूकस सिक्रीट होता है. ये पिल्स क्या करते हैं कि म्यूकस को थिकन कर देते हैं. थिकनिंग के कारण, म्यूकस की थिकनिंग के कारण स्पर्म इंटेंगल हो जाता है सर्वाइकल जोन में, तो ऊपर की ओर वो प्रोसीड नहीं कर पाता, और जब तक फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा तब तक फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स इस तरह से काम करता है. इसको मिनी पिल्स इसलिए बोला जाता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को मिनी पिल्स इसलिए कहते हैं कि इट यूजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, है ना. इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनी पिल्स. अब आगे वाले जो पिल्स हैं, वीकली पिल्स, सहेली, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, ठीक है. ये अभी जो दो पिल्स की बात हमने करी, दो पिल्स के बारे में हमने किया, ये दोनों ही स्टेरॉइडल पिल्स थे. ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है. तो नॉन स्टेरॉइडल पिल डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो स्टेरॉइडल पिल्स हैं उनके बड़े सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये जो साइड में आप देख रहे हो, दीज आर साइड इफेक्ट्स. इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, नॉसिया. नॉसिया का मतलब होता है वॉमिटिंग टेंडेंसी, एक वॉमिटिंग टेंडेंसी बनी रहती है. ब्रेस्ट टेंडर होने लगते हैं. हेडेक एंड माइग्रेन. माइग्रेन जब आधा हेडेक हो उसको माइग्रेन बोला जाता है. वेट गेन, क्योंकि स्टेरॉइड है तो इसमें वेट गेन का खतरा ज्यादा होता है. मूड स्विंग करता है, चेंजेस आते हैं मूड में. कभी कभी पीरियड मिस हो जाता है. डिक्रीज लिबिडो. लिबिडो किसको कहते हैं? सेक्स ड्राइव. लिबिडो किसको कहते हैं? सेक्स ड्राइव को कहते हैं. तो लिबिडो कम हो जाता है. तो ये सब कुछ स्टेरॉइडल पिल्स के साइड इफेक्ट्स. तो एक पिल डेवलप किया गया जिसका नाम है सहेली. सहेली मतलब फ्रेंडली है, शायद इसलिए नाम रखा गया होगा. ये वीकली पिल्स, इनके बारे में कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. सबसे पहले कि ये पिल एक जिसने बनाया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. ये लखनऊ में बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो इन्होंने ये ड्रग डेवलप किया है. ये नॉन स्टेरॉइडल पिल, और इसके अंदर जो नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस होते हैं उसका नाम है सेंट्रोमेन. नॉन स्टेरॉइडल सब्सटेंस होता है, इसका नाम है सेंट्रोमेन. ठीक है. ये कैसे, अभी 2-3 साल पहले नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सहेली कैसे काम करता है. तो नॉर्मली ज़्यादातर जो पिल्स होते हैं वो ओव्यूलेशन को रोकते हैं. तो इसमें गलती होने की संभावना है. आपको लगेगा कि ये भी ओव्यूलेशन को रोकता है, लेकिन सहेली पिल जो है वो ओव्यूलेशन को नहीं रोकता, ओव्यूलेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करता. ये देखो, ये क्या है, इट शोज एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी एंड इंटरफेयर्स विद इम्प्लांटेशन. हाउ? इसे देखिए कि दो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेटली प्रोजेस्टेरोन है, लेकिन एंडोमेट्रियम को थिकन करने में दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रोजेस्टेरोन भी इंपॉर्टेंट होता है और एस्ट्रोजन भी इंपॉर्टेंट होता है. ये बात अलग है कि प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये एस्ट्रोजन को काम नहीं करता है. एंटी एस्ट्रोजन एक्टिविटी शो करता है सहेली पे. तो एस्ट्रोजन का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा तो अकेला प्रोजेस्टेरोन उतने इफेक्टिव नहीं होता. और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता कहाँ पर है?
एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम पर। तो एंडोमेट्रियम जब प्रॉपरली नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन होगा। तो जो सहेली पिल है वो इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर करता है। सहेली पिल जो है इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर करता है। इसमें फिर आपको लगेगा कि जैसे नाम से लगता है कि वीकली पिल्स जो है वीक में एक बार लेना होगा। वीक में एक बार लेना होता है, लेकिन पहले देखो, इनिशियली इट इज टेकन ट्वाइस अ वीक अप टू 3 months। ठीक है, शुरू में 3 महीने तक इसको 2 बार लेना होता है। शुरू में 3 महीने तक इसे 2 बार लेना होता है, बाद में वंस इन अ वीक। और ऐसा बताया जाता है, क्लेम करती है कंपनी कि इसके जो साइड इफेक्ट, स्टेरॉइड वाले साइड इफेक्ट हैं, वो इफेक्ट इन पिल्स में नहीं होते। 3 हो गया। नेक्स्ट मूव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देखो, इज सो कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ये जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स हैं, जिसके तो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आई पिल और अनवांटेड 72, ये दोनों जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है और इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोला जाता है। ये इमरजेंसी का, ये नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। ये नॉर्मल जो अभी हमने 3 किया वो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो रूटीन में लोग लेते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए। लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देखो, इट इज टेकन इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपको हमने ये बताया था कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन है, 1 to 28 days। इसमें ये जो मिडिल के डेज हैं 7 से लेकर के 21 तक, ये डेज क्या होते हैं, अनसेफ डेज होते हैं। ये डेज अनसेफ डेज होते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन होना है तो इन्हीं डेज में होगा। तो इन डेज को इसलिए अनसेफ बोलते हैं। दिस इज नॉट सेफ फॉर कॉपुलेशन, क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन होना है तो इन्हीं डेज में फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी होगी। इज नॉट 7, 10 to 21 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, ये अनसेफ डेज। अच्छा, अब मान लो कि इन डेज के अंदर जो अनसेफ डेज हैं, इन अनसेफ डेज में यदि कॉपुलेटरी एक्टिविटी हुई है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। तो इसको रोकने के लिए, इस अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है। और इसको इसीलिए मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कहते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, अनसेफ डेज में यदि हुआ है तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में 72 आवर्स के विदिन 72 आवर्स इन पिल्स को यूज किया जा सकता है। इन पिल्स को यूज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इसीलिए नाम देख लो कि अनवांटेड 72, विदिन 72 आवर्स इसको लेना चाहिए। लेकिन इन पिल्स को लेने पर उसका जो इफेक्ट है, जितना जल्दी ले लिया जाए उसका इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसे नहीं कि विदिन 72 आवर्स, जितना अर्ली इन पिल्स को लिया जाए वो इफेक्टिव होता है। अब देखो, एक ही पिल होता है इसके अंदर, एक ही पिल होता है ना। तो अनवांटेड कैसे ये प्रिवेंट करते हैं, ये तीनों तरह से काम कर सकते हैं। ये उस समय तक, मान लो कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ये ओव्यूलेशन को रोक देगा। ठीक, फिर यदि ओव्यूलेशन हो गया और स्पर्म का एनकाउंटर हो गया एग के साथ तो फर्टिलाइजेशन को रोक देगा और ये इम्प्लांटेशन को भी रोक सकता है। बस उसी तरह से कि बाय कॉजिंग थिकनिंग ऑफ म्यूकस,
and makes uterus unsuitable for implantation. इन पिल्स को रेप के विक्टिम में भी यूज किया जाता है। मान लो कि कोई रेप की विक्टिम फीमेल जिनमें रेप वाली एक्टिविटी इन्हीं डेज में हुई है, तो फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, और फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी है तो उसको रोकने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सब है कुछ पिल्स। कुछ और पिल्स के बारे में हम करेंगे। देखो, एक है नॉरप्लांट। ये सब कुछ रिसेंट मेथड है प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के, सम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव। ये ओरल नहीं है, देखो इम्प्लांट है। एनसीईआरटी में देखना, ये 6 कैप्सूल का डायग्राम बना हुआ है, ये वही वाले पिल्स हैं। इसको नॉरप्लांट बोलते हैं। नॉरप्लांट क्योंकि इम्प्लांट किया जाता है इसे बॉडी के अंदर। कंसिस्ट ऑफ 6 कैप्सूल्स, देखो 1 2 3 4 5 6, कंटेनिंग प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को यूज किया जाता है। इम्प्लांटेड सबडर्मली, डर्मिस स्किन का पार्ट है, नहीं, ऊपर वाले पार्ट को एपिडर्मिस और नीचे वाले पार्ट को डर्मिस बोलते हैं। तो डर्मिस के नीचे इसको इम्प्लांट किया जाता है, दैट्स व्हाई सबडर्मली, इम्प्लांटेड सबडर्मली। प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन फॉर 5 years। ये भी प्रोजेस्टेरोन को बताया था, प्रोजेस्टेरोन का क्या इफेक्ट होता है। प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है, और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देने के कारण उससे उसका जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है उसका प्रोडक्शन क्या होता है, रुक जाता है। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाए तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, रिक्वायर्ड। इंसर्टेड बिलो द स्किन ऑफ इनर आर्म एबव एल्बो, एल्बो ये है देखो इसके ऊपर, ये डायग्राम आप देखो। तो नॉरप्लांट जो है ये 5 years तक काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं, ओव्यूलेशन को रोकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन को यूज किया जाता है इसमें। ये एक दूसरा तरीका प्रेगनेंसी को रोकने का। डेपो-प्रोवेरा, ये भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को यूज करता है, प्रोजेस्टिन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये एक इंजेक्शन है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, कंटेन्स हार्मोन प्रोजेस्टिन, गिवन एज इंजेक्शन एवरी 3 months। हर 3 महीने में इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। और करता क्या है, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन को रोकने। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन का अकेला भी नेगेटिव फीडबैक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, टू शट डाउन द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एफएसएच और एलएच को कहते हैं। और ये 2 हार्मोन यदि नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। डेपो-प्रोवेरा। अभी तक जो मेथड्स किए हमने, ये सभी टेम्पररी मेथड था बर्थ कंट्रोल का, टेम्पररी मेथड था बर्थ कंट्रोल। यदि आप एक बार उन सारे टेम्पररी मेथड्स को एक बार ब्रीफ में रिकॉल करिए, तो टेम्पररी मेथड्स में सबसे पहले हमने क्या किया, नेचुरल मेथड्स, जिसमें हम कोई बाहर से एजेंट यूज नहीं करते। उसमें कुछ मेथड्स हमने किए थे, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, क्वाइटस इंटरप्टस, ये 3 मेथड था नेचुरल मेथड, जिसमें हमने कोई बाहर से एजेंट यूज नहीं किया। फिर दूसरा हमने किया बैरियर मेथड्स। 2 तरह के बैरियर्स थे, केमिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर, ठीक। तीसरा हमने किया आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। उसको ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उन डिवाइसेस को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है,
दैट्स व्हाई कॉल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, तो आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इसके बाद चौथे नंबर पर हमने क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि उनको हम ओरल रूट से लेते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और कुछ इंजेक्शन और इम्प्लांट के बारे में। ये सारे टेम्पररी मेथड्स थे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्यों टेम्पररी मेथड? किसी कपल को कुछ समय के लिए बच्चे नहीं चाहिए, तो जिस उस समय तक उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करके वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अब हम कुछ परमानेंट मेथड्स की बात करें। परमानेंट मेथड्स की बात करेंगे, परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। पहला है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, टोमी का मतलब होता है कटिंग, रिमूवल। तो ये देखो, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ऊपर कौन सा डक्ट जाता है? वास डिफरेंस, नहीं, ये वास डिफरेंस ऊपर जाता है। इस वास डिफरेंस को कट करके, यहाँ पर कट कर दिया गया, कट करके इसको लाइगेट कर देते हैं। देखो, लाइगेट कर देते हैं, वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर देते हैं। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। इट रेफर्स टू कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस। परमानेंट मेथड टू प्रोड्यूस स्टेरिलिटी इन मेल्स। वैसे मैं आपको बताऊं कि आजकल ये रिवर्स भी हो जाता है, लेकिन हम थ्योरेटिकली एटलीस्ट मानेंगे कि ये परमानेंट मेथड। इट्स ए परमानेंट मेथड टू प्रोड्यूस स्टेरिलिटी इन मेल्स। मेल में स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करना हो तो वेसेक्टोमी इज वन ऑफ द ऑप्शन। ये माइनर सर्जरी है। देखिए, माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी में क्या फर्क होता है कि माइनर सर्जरी में लोकल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। जहां पर सर्जरी करनी है उस रीजन में एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, इसको माइनर सर्जरी कहते हैं। पर्सन होश में होता है, लेकिन जहां पर सर्जिकल प्रोसीजर चल रहा है वहां पर पेन की फीलिंग नहीं होती, ऐसे सर्जरी को माइनर सर्जरी। तो ये लोकलाइज्ड है। यहाँ पर इंसिजन ना, जो कट लगाते हैं सर्जन, इंसिजन इज मेड थ्रू स्क्रोटम, स्क्रोटम के रीजन से सर्जरी की जाती है। और बहुत ही छोटी सर्जरी है, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। एक दिन में ही पेशेंट को वापस घर भेज दिया जाए, एक ही दिन। जिस दिन सर्जरी हुई उसी दिन उसको तो 4 घंटों के बाद सुपरविजन में रखने के बाद उसको वापस घर भेज दिया जाए। ये कोई मेजर सर्जरी नहीं। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक वेसेक्टोमाइज्ड पर्सन जिसकी वेसेक्टोमी कर दी गई है उसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। उसको, इस इफेक्ट को हमने एक साथ यहाँ पर लिख रखा है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप इसको समझिए कि एक वेसेक्टोमाइज्ड पर्सन में नो इफेक्ट ऑन स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म तो बनता रहेगा, हमने टेस्टिस को थोड़ी रिमूव किया है। और जब टेस्टिस को रिमूव नहीं किया, हमने टेस्टिस को रिमूव नहीं किया, तो टेस्टिस में स्पर्म बनता रहेगा। तो नो इफेक्ट ऑन स्पर्म प्रोडक्शन, नो इफेक्ट ऑन ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन कहां पर बनता है? टेस्टिस के अंदर नहीं। अब कहोगे कि डक्ट को हमने कट कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन जाएगा कैसे ब्लड में? तो यही ध्यान रखना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और हार्मोन इज ए सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन पार्ट, और वो किससे ट्रेवल करता है? ब्लड से, ना कि डक्ट से। तो डक्ट को यदि हम ब्लॉक कर दें तो भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन के लेवल। नो इफेक्ट ऑन द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड तो ऊपर वाले रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, लोअर एब्डोमिनल रीजन में। तो सेमाइनल प्लाज्मा का तो सिक्रीशन होगा, लेकिन क्या लगता है कि उस सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म्स होंगे क्या? नो स्पर्म इन द सीमेन। तो इस टेक्निक में यही ध्यान रखा जाता है कि डक्ट को, जिस डक्ट से, ये जो एक्सेसरी डक्ट है जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म को का, उसको कट करके ब्लॉक कर दिया जाए
तो यहीं पर स्पर्म यहीं तक, ये देखो ये स्ट्रक्चर क्या है, एपिडिडाइमिस, स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि स्पर्म यदि वहां से रिलीज नहीं होते तो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते, वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते। तो वेसेक्टोमी और उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये हमने यहाँ पर समराइज करके लिखा। तो जो प्रोसीजर हम मेल में करते हैं वेसेक्टोमी का, उसी तरह का प्रोसीजर फीमेल में, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी विच इज कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब है, देखो ओवरी से एग निकल के इसी फेलोपियन ट्यूब में आता है जहां पर फर्टिलाइजेशन हो। लेकिन और स्पर्म, स्पर्म कहाँ पे रिलीज होता है, इस रीजन दिस इज विजाइना। अब ये विजाइना से स्पर्म जो है सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से बॉडी ऑफ यूट्रस, देन इट मूव्स ऑनटू फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो। यदि हम स्पर्म के वहां पहुंचने के रास्ते को ब्लॉक कर दें, स्पर्म के पहुंचने के रास्ते को ब्लॉक कर दें तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। ये किया जाता है कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके इसको भी टाइट कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो जैसे वेसेक्टोमी इज ए मेथड टू प्रोड्यूस स्टेरिलिटी इन मेल, ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड टू प्रोड्यूस स्टेरिलिटी इन फीमेल। ठीक है, वेसेक्टोमी एक माइनर सर्जरी कंसीडर किया जाता है, ये मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी मतलब ये सर्जरी करते हुए फीमेल को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। ठीक है, मेजर सर्जरी। यहाँ पर ऐसे एनेस्थीसिया यूज करते हैं जो जिसके कॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया जाता है, उसे पता नहीं चलता कि उसकी सर्जरी हो। यहाँ पर इंसिजन इज मेड थ्रू एब्डोमेन के थ्रू, एब्डोमेन के थ्रू इंसिजन किया जाता है। जिसे वेसेक्टोमी करते हुए स्क्रोटम के थ्रू इंसिजन किया जाता है, यहाँ पर एब्डोमेन के थ्रू की जाती है। तो वही सब इफेक्ट यहाँ भी होगा कि क्या लगता है कि आपको वेसेक्टोमी कर देने से ओवरी के अंदर एग बनने बंद हो जाएंगे? नहीं बनेंगे, एग बनेंगे अभी भी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म चाहिए। स्पर्म जाने के रास्ते को हमने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। फिर ओवरी से जो हार्मोन वगैरह रिलीज होता है, हार्मोन जो रिलीज होता है वो हार्मोन बनता रहेगा अभी भी, क्योंकि हार्मोन को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, हार्मोन को ट्रेवल करने के लिए ब्लड चाहिए। हमने डक्ट को ब्लॉक किया, डक्ट के थ्रू हार्मोन नहीं जाते, ब्लड के थ्रू हार्मोन जाते। तो ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये दोनों परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। एक और पिल, ये भी ओरल रूट से लेते हैं, विच इज नॉट ए नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। मान लो कि कोई कपल, किसी कपल को एक सर्टेन ड्यूरेशन तक बच्चे नहीं चाहिए, तो वो कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेगा, और जब तक यूज करेगा तब तक उससे बच्चे नहीं होंगे। उन्हीं में से एक मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का, हमने आपको जो नेचुरल मेथड बताया था कॉन्ट्रासेप्शन का, कि ये जो मिडिल के डेज होते हैं वो अनसेफ होते हैं। इन डेज में फर्टिलाइजेशन, जिन डेज में होने की प्रोबेबिलिटी है, उन डेज में कॉपरेटिव एक्टिविटी को अवॉइड करनी चाहिए, या फिर इन डेज में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करनी चाहिए, इन डेज में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करनी चाहिए। ये मेथड हमने बताया। मान लो कि ये जो अनसेफ डेज है उनमें कोई कॉपरेटिव एक्टिविटी हो गई तो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो हमने एक तरीका बताया था कि उसको अवॉइड करने के लिए मॉर्निंग आफ्टर पिल्स यूज किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि उसे भी यूज नहीं किया गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन भी हो गया, और कपल को अभी वो बच्चा नहीं चाहिए। तो दो तरीका है, एक सर्जिकल मेथड और एक नॉन सर्जिकल मेथड, उसको अवॉइड कराने का। ये नॉन सर्जिकल मेथड RU486 मिफेप्रिस्टोन है ना,
ये मीफेप्रिस्टोन जो है RU486, ये इस ब्रांड नेम से मिलता है। ये नॉन सर्जिकल मेथड है उस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को एबॉर्ट करने का। तो यही देखो कि इट इंड्यूसेस नॉन सर्जिकल एबॉर्शन, बगैर सर्जरी के अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो को रिमूव करना है यूट्रस से, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा है कि इट इज कैसे काम करते हैं, ये जो पिल हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे नॉन सर्जिकल एबॉर्शन को ये कैसे प्रमोट करते हैं। ये है एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जैसे मान लो कि ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, और यूट्रस की जो थिकनिंग होती है, यूट्रस की जो थिकनिंग होती है वो किस हार्मोन के कारण होती है? प्रोजेस्टेरॉन के कारण होती है। प्रोजेस्टेरॉन के यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। ये मान लीजिए कि प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर्स हैं जिस पर प्रोजेस्टेरॉन अटैच होता है। हार्मोन को काम करने के लिए रिसेप्टर की जरूरत होती है ना, हार्मोन को काम करने के लिए उसके रिसेप्टर की जरूरत होती है। तो हार्मोन यदि नहीं है, रिसेप्टर नहीं है, तो हार्मोन काम नहीं करेगा। अब देखिए ये क्या लिखा है कि इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका एंटागोनिस्ट, ठीक है। एक्चुअली ये जो केमिकल है, केमिकल ये करता क्या है? ये केमिकल क्या करता है कि ये रिसेप्टर को कवर कर लेता है। ये केमिकल इस रिसेप्टर को कवर कर लेता है, और यदि रिसेप्टर कवर हो जाए तो प्रोजेस्टेरॉन इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और बगैर प्रोजेस्टेरॉन के एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। और फीटस किसके साथ अटैच होता है? एंडोमेट्रियम के साथ। तो इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एंडोमेट्रियम की क्या हो जाएगी? शेडिंग हो जाएगी, और एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाएगी तो यहाँ पर जो फीटस अटैच था वो भी क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। बगैर सर्जरी के रिमूव हो गया कि नहीं? तो नॉन सर्जिकल एबॉर्शन को प्रमोट करना हो तो उसके लिए RU486 is one of the options, ठीक है, it causes shedding of endometrium so that fetus get aborted, RU486। लेकिन जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रिमूव करने का जो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड, अभी हमने नॉन सर्जिकल मेथड किया, इसको रिमूव करने का जो सर्जिकल मेथड है उसी को हम कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज। MTP जो आर्टिफिशियल एबॉर्शन है उसके लिए ये मेडिकल टर्म MTP, ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इस एबॉर्शन को इंड्यूस किया जा रहा है, इंड्यूस कर रहे हैं, तभी MTP इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो MTP वर्ल्ड लेवल पर कितने ज़्यादा होते हैं उसका एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियरली 40 to 50 मिलियन, NCERT की लाइन, ठीक, नियरली 40 to 50 मिलियन MTP आर परफॉर्म इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, which accounts for 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। पूरे वर्ल्ड लेवल पर है कि जितने conceived pregnancy है उनका 1/5 पार्ट अबॉर्ट कर दिया जाता है, 40 to 50 मिलियंस, ठीक। इंडिया में MTP इज लीगलाइज्ड, को लीगल कर दिया गया, MTP को लीगल कर दिया गया है सिंस 1971, लेकिन विथ सर्टन रिस्ट्रिक्शन। उस रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसको MTP को लोग मिसयूज कर रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा। फीमेल फिटिसाइड ना, फीमेल डेवलपिंग, तो पहले क्या करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ पर इस तरह की बात लिखी होती है कि यहाँ पर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं किया जाता। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का मतलब क्या है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ और आप किसी तरह से ये पता करवा लें कि डेवलपिंग फीटस मेल है या फीमेल है। तो फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए
कि लोग यदि कई अभी स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं या ऑल ओवर द कंट्री हर इस तरह के लोग भरे पड़े कि अभी भी फीमेल फीटस यदि डेवलप हो रही है तो उसको अबॉर्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो उसको रोकने के लिए इस तरह के कुछ कुछ नियम बनाए गए हैं कि एमटीपी इस वजह से नहीं होगी कि डेवलपिंग फीटस फीमेल है, ठीक है। तो किन किन अच्छा, एक तो ये है कि एमटीपी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ माना जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कहते हैं फीटल लाइफ का फर्स्ट 3 मंथ। फीटल लाइफ का जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें एमटीपी सेफ इसलिए होता है कि फीटस की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, उसमें बहुत छोटे साइज का होता है फीटस, और बहुत बहुत छोटे साइज का फीटस यदि होगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी मदर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ माना जाता है। एमटीपी इन इन कंडीशंस में की जाती है, ठीक, कि यदि फीटस किसी तरह से हार्मफुल हो मदर के लिए, फीटस के लिए या कुछ दोनों के लिए, ठीक, डेवलपिंग फीटस नॉर्मल ना हो, ठीक, प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसी प्रेगनेंसी हो गई है जिसे अपने अभी थोड़ी देर पहले हमने रेप वाला केस डिस्कस किया था कि कोई विक्टिम है रेप की और उसमें रेप वाली एक्टिविटी उसी अनसेफ पीरियड में हुई और जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स वगैरह है वो यूज़ नहीं हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसे केसेस में एमटीपी को एडवाइस कर सकते हैं डॉक्टर, ठीक। ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 है ना, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। एनसीईआरटी में भी देखना कि बॉक्स में इस टॉपिक के साइड में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है थोड़ा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसके हिसाब से क्या है कि प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन ग्राउंड इफ प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक। जैसे अभी हमने क्या था कि 12 वीक तक प्रेगनेंसी जो है वो सेफ, 12 वीक तक प्रेगनेंसी सेफ है, लेकिन मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स, यदि 12 हफ्ते के बाद और विद इन 24 वीक्स से पहले, ठीक है, यदि एमटीपी करानी हो तो उसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। किन कंडीशन में 12 वीक के बाद और 24 वीक से कम समय में किन कंडीशंस में एमटीपी की जा सकती है। पहले तो इसके लिए जैसे 12 वीक के अंदर, 12 वीक के अंदर यदि एमटीपी करानी हो तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस सफिशिएंट होती है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस सफिशिएंट होती है। लेकिन 12 वीक के बाद और विद इन 24 वीक्स यदि एमटीपी करानी हो तो एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस जरूरी होती है, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस जरूरी होती है। तो 12 वीक के बाद किन कंडीशंस में एमटीपी इज एडवाइज्ड, तब कि डेवलपिंग चाइल्ड में, डेवलपिंग जो फीटस है उसमें कोई रिस्क हो, ठीक है, उसमें रिस्क हो कि किस तरह का रिस्क हो कि वो बच्चा जन्म लेगा और इस बाद में डिटेक्ट हुआ कि ही सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ सिंड्रोम, उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट, तो ऐसे बच्चे का जन्म हो उससे अच्छा है कि जन्म ना हो, वो एबनॉर्मलिटीज के साथ प्रोड्यूस हो। किसी टेस्ट से पता चला कि डेवलपिंग जो फीटस है उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है, कोई एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट है, तो ऐसे बच्चे का जन्म ना हो उसके लिए डॉक्टर एडवाइस दे सकता है और उसमें एमटीपी अलाउड है। और दूसरा ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थ्रेट हो मदर के लाइफ के साथ, जो प्रेग्नेंट मदर के लाइफ के साथ बहुत बड़ा थ्रेट हो, तो उन कंडीशन में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, एक्सपर्ट जो है, वो एडवाइस देते हैं। तो 12 हफ्ते के बाद और 24 हफ्ते से जो कम है ड्यूरेशन है, इसके बीच में एमटीपी इज परमिसिबल, ठीक है।
तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।